गाइस, अगले सेक्शन के ऊपर चलते हैं। तो हमारा अगला सेक्शन था प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ग्रामस्टेन की क्या है। तो अगर प्रिंसिपल और थ्योरीज की बात करें तो वाइडली दो थ्योरीज हमारी चलती हैं, वन इज पीएस थ्योरी एंड वन इज सेल वॉल थ्योरी। और इन दोनों के अंदर से भी जो मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज योर सेल वॉल थ्योरी। तो आइए पहले शुरू करते हैं पीएस थ्योरी। पीएस थ्योरी क्या कहती है? पीएस थ्योरी कहती है कि ग्राम स्टेनिंग की जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, वो किस बात पर डिपेंड करता है? वो आपके सेल वॉल के अंदर स्ट्रक्चर एसिड है या बेसिक उसके ऊपर, और जो आप डाई यूज कर रहे हैं उसका क्या नेचर है, एसिडिक या बेसिक, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप डाई यूज कर रहे हैं, अगर वो डाई आपकी बेसिक नेचर की है तो वो सेल वॉल के अंदर एसिडिक स्ट्रक्चर से ज्यादा अच्छे से बाइंड करेगी। अगर इसका ही आप वाइस वर्सा उल्टा कर सकते हैं कि अगर आप एसिडिक डाइज यूज करें तो वो सेल वॉल के अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ज्यादा अच्छे से बाइंड करेंगी। तो आइए देखते हैं पीएस थ्योरी क्या कहते हैं। अब आप सेल वॉल देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डायग्राम मेरे ख्याल आप देख पाएंगे। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अंदर जब आप देखेंगे सेल वॉल के अंदर डिफरेंस, तो आप देखेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के अंदर दो स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि हैं, जिनका नाम है टेकोइक एसिड एंड लिपोटेकोइक एसिड। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर दो स्ट्रक्चर नाम याद रखने जरूर, टेकोइक एसिड एंड लिपोटेकोइक एसिड, ये प्रेजेंट होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से होता क्या है, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो कैसा नेचर ले लेती है? तो सेल वॉल नेचर ले लेती है एसिडिक नेचर ले लेती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम ग्राम नेगेटिव के लिए बात करेंगे तो आप देखेंगे ग्राम नेगेटिव के अंदर ये दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना ही टेकोइक एसिड है ना ही लिपोटेकोइक एसिड है। तो ग्राम पॉजिटिव के अगर कंपैरिजन में देखें तो ग्राम नेगेटिव क्या हो जाता है, उसकी सेल वॉल कैसी हो जाती है, बहुत वीकली एसिडिक हो जाती है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। तो जब हम स्टेनिंग करते हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या था, पहले स्टेप के अंदर हम डाई यूज कर रहे हैं क्रिस्टल वायलेट। तो वो हमारी डाई जो है क्रिस्टल वायलेट, अगर क्वेश्चन है तो वो क्या है, बेसिक कलर की डाई है। तो जैसे हमने कहा था पीएस थ्योरी क्या कहती है कि एसिडिक स्ट्रक्चर से बेसिक डाई बहुत अच्छे से बाइंड करेगी। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर हमने क्या देखा कि इसकी सेल वॉल बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो क्रिस्टल वायलेट बहुत अच्छे से बाइंड करेगा। क्योंकि यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या है, आपके टेकोइक एसिड और लिपोटेकोइक एसिड नहीं है और ये वीकली एसिडिक सेल वॉल हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगी, आपका क्रिस्टल वायलेट वीकली बाइंड करेगा। तो जब आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे डीकलराइजेशन स्टेप पर, तो वहां क्या होगा, जब डीकलराइजेशन स्टेप पे जाओगे, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव एसिडिक बहुत ज्यादा था, डाई बहुत अच्छे से बाइंड थी, तो क्या होगा, यहाँ पर बाइंड जो आपकी डाई है वो कम मात्रा में बाहर निकलेगी। जबकि ये वीकली एसिडिक था तो यहाँ पर डाई भी बड़ी क्या कहते हैं, जो डाई का बॉन्ड था वो भी बड़ा वीक था। तो जब आप डीकलराइज करेंगे तो ग्राम नेगेटिव में आपकी क्रिस्टल वायलेट डाई थर्ड स्टेप पर पूरी निकल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेप पर पीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अभी भी जो ग्राम पॉजिटिव है उसने अपनी क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन किया है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या हुआ, वो रिटेन नहीं कर पाया। देन हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, हमारा फोर्थ स्टेप है काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग के अंदर जो डाई यूज करते हैं सेफ्रेनिन, अगेन वो एक बेसिक डाई है। तो अब याद रखना है कि ग्राम स्टेन के अंदर जो दोनों डाई यूज होती हैं वो कैसी हैं, बेसिक डाई हैं। तो सेम फॉर्मूला पीएस थ्योरी के हिसाब से फिर लगा रहे हैं, क्योंकि बेसिक डाई है तो ग्राम पॉजिटिव अगेन से एसिडिक है, तो ये यहाँ पर दोबारा बाइंड करेगी। क्योंकि पहले क्रिस्टल वायलेट जा चुका है और अब सेफ्रेनिन का कलर पिंक है, तो ये लास्ट जो कलर निकल कर आएगा फोर्थ स्टेप के बाद, वो हमारा कैसा निकल कर आएगा, वॉयलेट। और जब सेकंड डाई डलती है पिंक, तो लास्ट का कलर हमारा निकल कर आता है जो बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव का, वो हमारा निकल कर आता है पर्पल, आपका कलर निकल कर आता है। वहीं दूसरी तरफ अब जब बात करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट वीक बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ था, डीकलराइजिंग स्टेप पर पूरा हट चुका था, तो इस बार भी वीकली बाइंडिंग होगी किसकी, सेफ्रेनिन की, पर वीकली बाइंडिंग होगी बट कलर तो आएगा। तो कलर यहाँ पर ग्राम नेगेटिव का लास्ट में किस तरीके आ जाता है, सेफ्रेनिन का कलर क्या है, पिंक, तो लास्ट में पिंक आ जाता है। तो पीएस थ्योरी का आप समझ चुके होंगे। तो पीएस थ्योरी क्या कहना चाहती है, तो पीएस थ्योरी में आपको ये याद रखना है कि बेसिक डाई बाइंड किससे ज्यादा करती है, अच्छे बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी एसिडिक स्ट्रक्चर से, और अगर एसिडिक डाइज है तो किससे ज्यादा बाइंड करेंगी, बेसिक स्ट्रक्चर से। तो ये रोल आपको टेकोइक एसिड और लिपोटेकोइक एसिड का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट पीएस थ्योरी। नाउ व्हाट इज सेल वॉल थ्योरी? सेल वॉल थ्योरी क्या कहना चाह रही है, ये मोस्टली एक्सेप्टेड भी है। सेल वॉल जो थ्योरी है वो आपकी पीएच के ऊपर बात नहीं कर रही है, वो आपकी सेल वॉल की थिकनेस के ऊपर बात कर रही है। तो अगर हम बात देखें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, अगर इनकी सेल वॉल के देखें, तो अगर पहले हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उन्होंने कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल वॉल है वो ज्यादा थिक है, और इस सेल वॉल के अंदर भी जो अगर एक्यूरेटली बात करें तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो आपकी 50 to 100 जो आपकी लेयर मोटी जितनी मोटी होती है,
और अगर ग्राम नेगेटिव के अंदर देखें तो वही चीज आपकी 5 to 10 लेयर्स जितनी है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो टाइटली नेट, मतलब एक के साथ एक बिल्कुल चिपकी हुई टाइटली नेट, बिल्कुल जगह नहीं है ऐसी। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर कैसी है, टाइटली नेट है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये लूजली नेट है, मतलब बहुत टाइटली नेट नहीं होती है। तो दो स्ट्रक्चर हो गए, तो एक तो लेयर कम है ग्राम नेगेटिव के अंदर, दूसरा लूजली नेट है। तो ये दो डिफरेंस है। तो सेम वही करेंगे। पहला स्टेप जब हम क्रिस्टल वॉलेट डालते हैं तो क्या होगा, जो डाई है वो 100 लेयर्स को यहाँ पर स्टेन करेगी और यहाँ पर 5 to 10 लेयर्स को स्टेन करेगी। तो फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, इन अकॉर्डिंग टू सेल वॉल थ्योरी ये दोनों वॉयलेट हो जाएंगे। फिर सेकंड आप स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप पे आप आयोडीन डालते हैं। तो आयोडीन क्या है, तो आयोडीन के अंदर आयोडीन मॉर्डेंट का काम करती है। व्हाट इज मॉर्डेंट, आपके ठहराव है स्टेनिंग के अंदर। तो क्योंकि जब हमने बात करी थी जब क्रिस्टल वॉयलेट होती है, तो क्रिस्टल वॉयलेट जब अंदर एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयंस बनाता है, वो क्या करेगा आयोडीन के साथ बनकर, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जब अंदर आयोडीन जाएगी और फिर जब आप डीकलराइजेशन स्टेप करोगे तो पोर श्रिंक कर जाते हैं और दोनों का साइज बड़ा हो जाता है, तो ये डाई अब बाहर नहीं आ पाएगी। तो आयोडीन हेल्प कर रही है क्रिस्टल वॉयलेट को डिटेन करने के अंदर इन ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम नेगेटिव के अंदर देखते हैं। हमने कहा वहां पर लेयर कितनी, 5 सेट है और ऊपर से वो लेयर कैसी, लूज लेयर। तो पहले स्टेप के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट गया तो सही और आयोडीन के साथ बाइंड हुआ, कॉम्प्लेक्स भी यहां बना। पर जैसे ही अब आप थर्ड स्टेप का एल्कोहल डालेंगे तो एल्कोहल क्या करेगा, लेयर्स को लूज बनाने का करेगा। क्योंकि ये टाइटली निट थी और इनके अंदर पोर साइज बड़ी छोटी है, जगह बड़ी छोटी है, तो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स जो बड़ा हो चुका है वो अब बाहर नहीं आ पाएगा। तो इन केस ग्राम पॉजिटिव ने क्या कर लिया, थर्ड स्टेप के बाद भी रिटेन कर लिया किसको, क्रिस्टल वॉयलेट डाई को रिटेन कर लिया। जबकि ये लूजली नेट थी, तो यहां पर क्या होगा, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन के कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और ऊपर से ये लेयर हट जाएगी। तो इसलिए डीकलराइजेशन स्टेप पर ग्राम नेगेटिव जो है वो अपने सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं कर पाएगा। नाउ फोर्थ स्टेप के अंदर देखते हैं। तो जो सेफ्रेनिन है, तो सेल वॉल थ्योरी क्या कहती है, तो फोर्थ स्टेप में आप डालेंगे, ठीक है, सेफ्रेनिन वापस अंदर जाएगी। अब क्योंकि पिछली वाली ये सेफ्रेनिन भी अंदर पेनिट्रेट करेगी, तो कुछ लेयर्स पे, क्योंकि ज्यादातर लेयर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हुआ है किसके द्वारा, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा, तो कम लेयर को पेनिट्रेट करेगी। जबकि यहां पर सभी लेयर से क्या है, डीकलराइजेशन स्टेप पर हट चुका है आपका क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर बिल्कुल इस टाइम पर ये कलरलेस हो चुकी थी। तो जब आप सेफ्रेनिन डालोगे तो नाउ दीज लेयर्स आर स्टेन्ड एज पिंक। तो लास्ट स्टेज वही आ जाएगी। तो क्या होगा, तो जब आप लास्ट स्टेप देखते हैं तो यहाँ पर सेल वॉल थ्योरी के बाद में क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो कैसा निकल कर आता है, पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव। तो गाइस अपना जो अगला स्टेप है वो ग्राम स्टेन की रिएजेंट मेकिंग है। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, बट अगर आप एक बार इसकी रीडिंग लेंगे और एक बार देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा। तो जो आपके चारों रिएजेंट हम यूज़ कर रहे थे, चारों स्टेप के अंदर यूज हो रहे हैं, उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्रिस्टल वॉयलेट है, वो आपने कैसे बनाया। तो क्रिस्टल वॉयलेट बनाने के लिए दो चीज़ें याद रखनी है आपको, सॉल्यूशन ए बनाते हैं और सॉल्यूशन बी बनाते हैं। तो सॉल्यूशन ए कैसे बन रहा है, सॉल्यूशन ए के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट डाई का जो डिब्बा आता है हमारा पाउडर फॉर्म में आता है, तो आपको क्या करना है, क्रिस्टल वॉयलेट डाई कंटेंट जो कि 90% स्ट्रेंथ का होना चाहिए, कितना लेना है, 2 ग्राम लेना है। उसे मिक्स कितना करना है, इथेनॉल जो कि 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होना चाहिए, वो कितना 20 ml। तो बेसिकली क्रिस्टल वॉयलेट को आपको इथेनॉल के अंदर मिक्स करना है 2 ग्राम को 20 ml के अंदर। तो इससे जो बनकर आएगा वो सॉल्यूशन ए बनेगा। सॉल्यूशन बी कैसे बन रहे हैं, अमोनियम ऑक्सलेट 0.8 ग्राम लेना है और डिस्टिल वाटर आपको 80 ml लेना है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्रिस्टल वॉयलेट में अमोनियम ऑक्सलेट क्या कर रहा है, अमोनियम ऑक्सलेट आपने क्यों लिया है। तो आप वहां से करना, जो अमोनियम ऑक्सलेट है वो आपकी जो प्रेसिपिटेशन, जनरली डाई को अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है। अगर आप अमोनियम ऑक्सलेट उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो उसकी जो प्रेसिपिटेटिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, इसलिए हमने अमोनियम ऑक्सलेट का यूज किया है। तो इस तरीके से हमारा क्रिस्टल वॉयलेट बन गया। सेकंड इज आयोडीन। अब जो आयोडीन है, मोलर आयोडीन, वो क्रिस्टल्स के अंदर आती है। तो आपको कैसे बनानी है, जो आयोडीन है आपको आयोडीन लेनी है 1 ग्राम, देन पोटेशियम आयोडाइड 2 ग्राम। अब ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में आते हैं, तो आपको मोटा और पेसल के अंदर ये अच्छे से इनका पाउडर फॉर्म बनाना है। पाउडर फॉर्म बनाने के बाद इन्हें डिस्टिल वाटर कितना लेना है, 300 ml डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स करना है।
और आयोडीन के साथ एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि आयोडीन जो होती है, मोलिकुलर आयोडीन जो होती है, वो लाइट से बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाती है, तो आपको इसको कहाँ स्टोर करके रखना है, क्योंकि लाइट के अंदर ही ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है लाइट पड़ने से, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से। तो इसलिए आयोडीन को आप या तो डार्क कलर बॉटल या फिर एम्बर कलर की बॉटल्स, जो आपकी ब्राउन कलर की बॉटल्स आती हैं, उनके अंदर आपको स्टोर करके रखना है। नाउ अल्कोहल रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। आपको अगर इथाइल अल्कोहल यूज कर रहे हैं, इथेनॉल यूज कर रहे हैं, तो 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एसीटोन यूज कर रहे हैं तो 50 ml की बॉटल आप ले सकते हैं। लास्ट है सैफरन। सैफरन को बनाने के लिए, यूज करने के लिए क्या है, आप स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर बाद में स्टॉक सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं स्टेनिंग करते टाइम वर्किंग सॉल्यूशन में। तो स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, 2.5 ग्राम सैफरनिल ओ, जो डाई का नाम है, उसको डिसॉल्व इसमें कर लेते हैं 100 ml 95% इथेनॉल के अंदर। इसको आप बना के रख लेंगे, तो इस सॉल्यूशन का नाम होगा स्टॉक सॉल्यूशन। और जब भी आपको स्टेनिंग करनी है तो आपको स्टॉक सॉल्यूशन को वर्किंग सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, 10 ml लेना है आपको स्टॉक सॉल्यूशन का और 90 ml लेना है आपको डिस्टिल वाटर का। जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो आपका बन कर आएगा वर्किंग सॉल्यूशन। ये आपका लास्ट में वर्किंग सॉल्यूशन स्टेनिंग के लिए यूज होगा। सभी रिएजेंट को फ्रेशली बनाना है, 1 वीक से ज़्यादा कोई भी आप रिएजेंट ना यूज करें, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिएजेंट से ही आप स्टेनिंग करें तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो गाइस, अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राम स्टेन। नाउ अब हम ग्राम स्टेन सारे कर चुके हैं, तो क्लिनिशियन को आप क्या बताना चाहते हैं, आपने ग्राम स्टेन करके क्या देखा। तो ये जब आप रिपोर्ट करेंगे ग्राम स्टेन को, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप किस तरीके से रिपोर्ट करें, और दूसरा ये हो सकता है कि इसके माध्यम से आप क्या क्या बता सकते हैं, तो उसका आंसर भी सेम होगा। तो हम बताएंगे जब रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए रिपोर्ट, एक गुड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी रिपोर्टिंग के अंदर होने चाहिए। सबसे पहले आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या इंक्लूड करें, एक चीज और बताना भूल गया, जो आपकी ग्राम स्टेन है वो हमेशा फोकस होगी 100x ऑयल इमल्शन फील्ड पर, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे और देखेंगे। और देन ये रिपोर्ट आपकी क्या रिपोर्ट क्या इंक्लूड करनी चाहिए वो होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे इट शुड, योर रिपोर्ट शुड इंक्लूड नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो वो आप 4 कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं, मैनी, मॉडरेट, फ्यू एंड स्केंटी। तो बेसिकली आपको नंबर भी बताना चाहिए, नंबर से लोड के बारे में अंदाजा लगता है कि प्रोग्नोसिस का पता कर सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक में पेशेंट तो बैक्टीरियल लोड कम हुआ है या पिछले से पिछली ग्राम स्टेन से अब में कम आया है या ज्यादा हुआ है। नाउ सेकंड आप क्या बता सकते हैं, ग्राम रिएक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। इसलिए तो ग्राम स्टेन की थी डिफरेंशिएट करने के लिए, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। देन आप क्या बता सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया, कोकाई दिखे, कोकोबैसिलाई दिखे, डिप्लोकोकाई दिखे या फिर सब बैसिलाई दिखे, ये भी आप ग्राम स्टेन के थ्रू बता सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया कैन बी आइडेंटिफाइड। और किस पे कमेंट कर सकते हैं, देन अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अरेंजमेंट क्या बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्टेन अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन सबको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको चेंज में देखें, तो फॉर एन एग्जांपल के लिए ग्राम पॉजिटिव कोकाई सीमिंग चेंज, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्ट्रेप्टोकोकाई की तरफ अंदाजा लगा सकते हैं। या फिर ग्राम पॉजिटिव कोकाई सीमिंग क्लस्टर्स, तो आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिमिलरली ग्राम नेगेटिव कोकाई, डिप्लोकोकाई अगर आपको दिख जाए तो आप मेनिंगोकोकस। तो अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है, आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि रिपोर्ट के अंदर गुड रिपोर्ट अरेंजमेंट के बारे में भी बताती है। और किस चीज पर कमेंट करना चाहिए, अब क्योंकि सैंपल डिफरेंट बॉडी साइड से हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्पूटम सैंपल हो, पस सैंपल हो या फिर कोई और भी क्लिनिकल सैंपल हो, तो उसके अंदर आपको क्या बताना चाहिए, ग्राम स्टेन के अंदर आपको साथ साथ प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ पस सेल्स भी बताने चाहिए। इससे क्या रिलेट हो जाता है, आप पेशेंट की अगर इन्फेक्शियस एपियोलॉजी है कि नहीं है, तो उसके बारे में डॉक्टर क्लिनिशियन जो है वो रिलेट कर सकता है। तो प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ पस सेल्स भी आपको बताने चाहिए। एंड लास्ट, इफ स्पूटम सैंपल है तो प्रेजेंस ऑफ ईस्ट सेल एंड एपिथेलियल सेल, क्योंकि अगर ईस्ट सेल की इंपॉर्टेंस आ जाती है, अगर पेशेंट इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है तो वहाँ पर ईस्ट सेल की जो होती है आपकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल स्पूटम सैंपल के अंदर अगर पेशेंट इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है और वहाँ पर ईस्ट सेल आ जाए तो कैंडिडा एक आपका इन्फेक्शियस पैथोजन हो सकता है। सिमिलरली एपिथेलियल सेल भी आपका ये बता सकता है कि आपने सैंपल जो है, जो स्पूटम अगर सैंपल दिया है, अगर एपिथेलियल सेल्स बहुत ज्यादा दिखते हैं तो वो आपने पेशेंट ने क्या किया, म्यूकोप्रोटेक्ट सैंपल नहीं दिया है और उसने आपका सलाइवा पोर्शन बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स ज्यादा हो सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्पूटम सैंपल पता चल सकता है एपिथेलियल सेल से। तो इन चीजों पर आपको कमेंट करना चाहिए। तो एक गुड रिपोर्ट, ये पॉइंट अगर आप कैरी करते हैं रिपोर्टिंग करते टाइम, इन सब चीज पॉइंट्स को आप रिपोर्ट में रखते हैं
तो वो एक अच्छी रिपोर्ट बन सकती है। इसी तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए ग्राम स्टेन।